गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी डिवीजन के अगले स्टेज में एंटर कर रहे हैं और आज की स्टेज में हम लोग संविधान निर्माण से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि संविधान निर्माण किस प्रकार से हुआ और इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए, कब कौन सी समितियों का गठन किया गया, उनकी कार्यप्रणाली और ब्रिटिश काल के दौरान संविधान सभा को लेकर किस प्रकार की मांग उठी, इसको लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ से लगभग एसएससी के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और स्टेट पीसीएस में भी कई बार 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हुआ है। सबसे पहले अगर संविधान निर्माण की बात करें या संविधान सभा के निर्माण की बात करें तो डायरेक्टली तो नहीं परंतु इनडायरेक्टली गांधी जी ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी 1922 में। और गांधी जी ने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो भारतीयों के द्वारा स्थापित और भारतीयों के द्वारा रूल किया गया, यानी ये डायरेक्टली 1922 में गांधी जी ने स्वराज की मांग। तो सबसे पहले अगर स्वशासन की बात करें या भारतीयों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन की बात करें तो सबसे पहले गांधी जी ने स्वराज की मांग की थी 1922 में। बाद में हमारे एम एन रॉय ने 1934 में एक संविधान सभा की मांग रखी। सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया कांग्रेस में और फिर कांग्रेस ने ही 1935 में पटना अधिवेशन में इस संविधान सभा की मांग को औपचारिक कर दी। लेकिन इससे भी पहले अगर 1934 की बात करें तो 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा रांची में सबसे पहले सबसे पहले संविधान सभा की मांग रखी गई थी, यानी पहली औपचारिक मांग स्वराज पार्टी के द्वारा की गई 1934 में रांची में। इसके बाद एम एन रॉय ने संविधान सभा का विचार रखा कांग्रेस के सामने। फिर इसके बाद कांग्रेस ने 1935 में पटना अधिवेशन में संविधान सभा के लिए ब्रिटिशर्स के सामने एक मांग प्रस्तुत किया। तो अगर हम एम एन रॉय से भी पहले देखें तो 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग रखी होगी। इसके बाद एम एन रॉय ने 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार वामपंथी आंदोलन के कथा नेता के रूप में रखा, वामपंथी आंदोलन। और उसके बाद कांग्रेस की मांग 1935 में ये पटना अधिवेशन हुई थी। पटना में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार की भी मांग रही, यानी ये जो संविधान सभा बने ये वयस्क मताधिकार के आधार पर बनाया जाए, अर्थात यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं इसको, यानी 18 साल से ऊपर। वर्तमान में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो क्राइटेरिया है वो 18 साल से ऊपर का है, यानी 18 साल से ऊपर की जो भी वयस्क हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। तो सबसे पहले वयस्क मताधिकार की मांग जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में रखी थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण बिना बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाना चाहिए, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप। इसके बाद अगर ब्रिटिशर्स की बात हम करें तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और ब्रिटिशर्स को भारतीयों का सहयोग आवश्यक रूप से चाहिए था, इसलिए ब्रिटिशर्स किसी तरह से कांग्रेस को मनाने में लगी नहीं। इसलिए 1940 में सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इस अगस्त प्रस्ताव ने सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिशर्स से यह स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, यानी सैद्धांतिक रूप से। हालांकि डायरेक्टली संविधान सभा जैसे किसी वर्ड को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप से यह बात को स्वीकार किया गया कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, यानी संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा। तो सबसे पहले ये अगस्त प्रस्ताव ने इस
इसको प्रस्तुत किया गया। लेकिन उस समय कांग्रेस की मांग कुछ और थी, इसलिए कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को सिरे से नकारा। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है। इसका उद्देश्य भी यही था कि कांग्रेसों से और भारतीयों से सहयोग प्राप्त की जा सके। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। और हालांकि इस कमेटी ने जो सुझाव दिए, उस सुझाव को मुस्लिम लीग ने किस आधार पर अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग की सीधी मांग थी दो राष्ट्र का निर्माण, यानी धर्म के आधार पर राष्ट्र का विभाजन किया जाए और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए भारत नाम का अलग अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और इसमें संविधान सभा को लेकर कुछ गाइडलाइन या कुछ प्रस्ताव हों, और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा नाम का संगठन बनाया जाएगा और यह संविधान सभा दो आधारों पर बनाई जाएगी। पहली, प्रांतीय चुनाव के आधार पर, और दूसरा, रियासतों के चयनित सदस्य। यानी भारत की जो संविधान सभा होगी उसमें दो प्रकार के सदस्य होंगे। पहले, जो भारत की गवर्नर प्रांत है वहां से सदस्यों का इलेक्शन होगा, उनका चुनाव होगा, और दूसरा, भारत में जो भी रियासतें हैं उनके कुछ सदस्य इस सभा में होंगे और उनकी आपसी सहमति से एक संविधान का निर्माण होगा। लेकिन इसमें एक प्रावधान यह भी था कि अगर कोई रियासत इस संविधान को अस्वीकार करती है और वे इंडिपेंडेंट रहकर खुद का अपना संविधान बनाना चाहती है तो उसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। और इसके अलावा जो सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया भारतीयों के द्वारा, वह था डोमिनियन स्टेटस का दर्जा। इस समय हालांकि 1930 में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी और 1930 से पहले कांग्रेसियों के द्वारा या भारतीयों के द्वारा डोमिनियन स्टेटस मांग रखी जानी थी। लेकिन पहली बार 1942 में ब्रिटिशर्स ने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात कही। अगर डोमिनियन स्टेटस की बात करें तो इसको सीधे रूप से इस प्रकार समझिए कि जैसे एक देश की सरकारी व्यवस्था है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट भारतीयों के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, तो इसी को डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। तो भारतीयों ने इसको पूरी तरह से लगा लिया था, तो इसमें एक प्रावधान डोमिनियन स्टेटस था, जिसकी वजह से भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया। और ये सारे प्रावधान युद्ध के बाद लागू होने थे, इस वजह से गांधी जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने बैकडेटेड चेक कहकर इसको अस्वीकार कर दिया। इसके बाद बेवेल योजना बनाई गई। 1943 में बेवेल भारत के वाइसरॉय बने और 1945 में भारत में चल रही संवैधानिक गतिरोध को रोकने के लिए वो लंदन गए और वहां पे लंदन की पार्लियामेंट में काफी कुछ डिस्कशन के बाद उन्होंने कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रावधान थे। कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिमों की सदस्य संख्या बराबर होगी, ये सबसे कंट्रोवर्शियल था उस समय। और परिषद में वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। यानी बेवेल योजना में अगर बेवेल योजना की बात करें, बेवेल योजना 1945 की बात करें तो इसमें बेवेल ने मुख्यतः 3 प्रावधान किए। पहले वाइसरॉय की जो कार्यकारी परिषद होगी उसमें कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिमों की सदस्य संख्या समान हो। और दूसरा, इस कार्यकारी परिषद में वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सारे सदस्य भारतीय हैं।
भारतीय सदस्य। इसके अलावा तीसरा जो सबसे प्रमुख प्रावधान था कि संविधान सभा का गठन युद्ध के पश्चात किया गया। संविधान सभा का गठन युद्ध के पश्चात, युद्ध के पश्चात, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और प्रावधान था कि बेवल योजना के अंतर्गत कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आम सहमति बनाने के लिए शिमला समझौता किया जाएगा, यानी शिमला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इसी बेवल योजना में शिमला सम्मेलन का भी प्रावधान था। फलस्वरूप बाद में शिमला सम्मेलन आयोजित भी होता है, लेकिन पूरी तरह से असफल रहता है। ठीक है, नोट डाउन प्लीज। अगर संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा के गठन का प्रावधान सबसे पहले क्रिप्स मिशन ने दिया, लेकिन संविधान सभा का गठन वास्तविक रूप से कैबिनेट मिशन के प्रावधान के अनुरूप हुआ। यानी जो संविधान सभा बनी वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ, कैबिनेट मिशन के जो भी प्रावधान थे उसके अंतर्गत बनाए। कैबिनेट मिशन 1946 इसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया था। अच्छा, संविधान सभा जैसे कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान सभा में जो भी सदस्य थे उनका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, क्या ये सही है? नहीं, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। और मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि संविधान सभा के जो भी सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते, यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया, और यह प्रावधान इसमें थे कैबिनेट मिशन की प्रस्ताव में। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि प्रांतीय विधानसभा का चुनाव किस आधार पर किया गया, तो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव 1935 के अधिनियम के आधार पर किया। तो ये जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था ये 1935 के अधिनियम के तहत हुआ। जैसे आप लोगों को याद होगा कि 1937 में इलेक्शन हुए थे और अलग अलग प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये वही सरकार थी जिसने बाद में 1939 में रिजाइन कर लिया, कांग्रेस ने रिजाइन कर लिया था, ठीक है ना। भारत के सभी प्रांतों से कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया, कांग्रेस सरकार ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। बाद में इन्हीं सदस्यों के द्वारा 1940 जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव कराए गए संविधान सभा के लिए। तो संविधान सभा का जब चुनाव की बात करूं, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, तो इनका चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में किया था, ठीक है। अच्छा, तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 की। इस 389 सदस्यों में 296 सदस्य डायरेक्ट इलेक्टेड थे, मतलब इलेक्टेड थे गवर्नर प्रांतों से। 296 सदस्यों का चुनाव गवर्नर प्रांत से किया गया, जबकि 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने गए। तो देसी रियासतों की जो भी राजा थे वो एक तरह से मनोनीत सदस्यों को यहाँ भेजे, यानी इनका कोई वहां निर्वाचन नहीं हुआ, बस वो देसी रियासतों की तरफ से चयनित सदस्य भेजे गए। अगर शुरुआती दौर में हम देखें तो संविधान सभा की जो भी मीटिंग थी उसमें किसी भी रियासत के सदस्य ने भाग नहीं लिया और ना ही किसी मुस्लिम लीग के सदस्य ने भाग लिया। लेकिन बाद में देसी रियासत और मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य धीरे धीरे इसमें शामिल होना शुरू कर दिए बैठकों में, और इन सदस्यों का जो चुनाव हुआ ये जनसंख्या के अनुपात में,
और 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य का चुनाव किया था। तो प्रति 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जाना थी। ठीक है, वर्तमान में भी कुछ इसी प्रकार का विधानसभा का इसी प्रकार के प्रावधान है हमारे, है ना, वर्तमान चुनाव में। और सामुदायिक प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया, यानी जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम, सिख और अन्य संप्रदाय से सदस्यों का निर्वाचन किया। फिर जो भी चुनाव थे वो डायरेक्टली थे, इनडायरेक्ट थे, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव का नामांकन किया गया। नामांकन कहां से हुए? देशी रियासतों से। और चुनाव 296 गवर्नर, 296 सीटों का चुनाव हुआ गवर्नर प्रांतों से। और ये लगभग 11 गवर्नर प्रांत थे, जहां से 292 ये सदस्य, अच्छा 296 सीटों में से 292 सीट का चुनाव, 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नर प्रांतों से किया गया। 11 गवर्नर प्रांतों से किया, जबकि 4 सदस्यों का चुनाव, 4 सदस्य, 4 सदस्यों का चुनाव 4 गवर्नर प्रांतों से किया, 4 अन्य गवर्नर प्रांतों से किया। ठीक है, तो ये चुनाव इनडायरेक्ट हो गए। तो संविधान सभा के गठन के बाद जो संविधान सभा की सबसे पहली मीटिंग हुई, जो पहली बैठक हुई, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। ठीक है, पर यह बैठक नई दिल्ली में हुई थी। और इस बैठक में जो प्रोटेम स्पीकर थे, क्योंकि पहली बैठक में स्पीकर का चुनाव करना होता है, तो इसके लिए भी एक अध्यक्ष का चुनाव होता है, और ये प्रोटेम स्पीकर कहलाते हैं। वर्तमान में लोकसभा में इसी प्रकार का प्रावधान है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव पहली बैठक के बाद होगा। तो पहली बैठक के जो अध्यक्ष होंगे वो प्रोटेम स्पीकर कहलाएंगे, और ये प्रोटेम स्पीकर का चुनाव जो उस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होंगे उनके रूप में होगा, यानी जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होंगे वही प्रोटेम स्पीकर बनेंगे, और इनकी नियुक्ति डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इस पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और एक और बात है यहाँ पे, पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पहले अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में फ्रैंक एंथनी को चुना गया। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है, और पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी को चुना। फ्रैंक एंथनी को चुना गया। हालांकि 11 दिसंबर को जब तीसरी बैठक है, 11 दिसंबर को जब तीसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए, और एच.सी. मुखर्जी वो अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। लेकिन एच.सी. मुखर्जी के अलावा बी.टी. कृष्णमाचारी को भी उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, तो एच.सी. मुखर्जी जो है वो स्थायी उपाध्यक्ष है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो स्थायी अध्यक्ष बने। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जानना जरूरी है कि संविधान सभा और संसद दो अलग अलग संस्थाएं। अगर यानी सदस्य तो सारी यही रहेंगे, है ना, तो जब संसद की कार्यवाही चले तो उस समय जो संसद के अध्यक्ष होंगे, संसद में जो भी लोअर हाउस लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो मावलंकर, जीवी मावलंकर है। जबकि जब संविधान सभा की बैठक होगी तो उस संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये इसे भी मेंशन कर लो। जीवी मावलंकर जब विधायिका के रूप में, जब विधायिका की बैठक होगी तो विधायिका के अध्यक्ष कौन थे?
जीवी मावलंकर। और संविधान सभा के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, एक और बात यहाँ जानना जरूरी है कि संविधान सभा के सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बोलो बी एन राव जी। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया। ठीक है। अच्छा, आपको 3 से 4 मार्क में हमेशा कंफ्यूज होगा। पहला कंफ्यूजन होगा बी.एन. राव, एच.सी. मुखर्जी और एम.एन. राय, ये 3। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष थे और एम.एन. राय रेडिकल मूवमेंट के एक बहुत बड़े नेता। भारत में 1934 के आसपास जो रेडिकल मूवमेंट चल रहे थे उसमें ये एक बहुत बड़े नेता थे एम.एन. राय। और ये इन्होंने ही सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। तो ये 3 नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफी कंफ्यूज करते हैं कई बार एग्जाम। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत की जाती है संविधान सभा के समक्ष। और ये उद्देशिका प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो जाता है। 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल जाती है संविधान सभा के द्वारा। अच्छा, एक और जैसे उद्देशिका प्रस्ताव जो है इसमें संविधान के प्रमुख उद्देश्यों को मेंशन किया गया, यानी संविधान का निर्माण किन आधारों पर किया जाएगा इसी के बारे में मेंशन किया गया और उस डॉक्यूमेंट को नाम दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट करिए कि उद्देशिका प्रस्ताव किस देश की संविधान से दिया गया है। उद्देशिका प्रस्ताव का प्रावधान किस देश की संविधान से लिया है, कमेंट। ठीक है। फिर अगर संविधान सभा की कार्यप्रणाली की हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था, प्रारंभिक रूप से मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, बहिष्कार किया और इसके पीछे मेन कारण था कि 2 राज्य का विभाजन। मुस्लिमों की ये डिमांड थी, मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी मुख्य रूप से कि भारत से अलग मुस्लिम संप्रदाय के लिए एक अलग देश का निर्माण हो और वो देश पाकिस्तान के रूप में जाना। हालांकि कैबिनेट परिषद ने इसे नकार दिया था अपने रिपोर्ट में। इस वजह से मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया संविधान सभा का और साथ में डायरेक्ट एक्शन डे, पूरे भारत में डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। तो अगर आप लोग को याद हो तो कमेंट करिए कि डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत भारत में कब होगी, मुस्लिम लीग ने इसकी घोषणा कब की, डायरेक्ट एक्शन डे। फिर जो संविधान सभा था वो वरिष्ठता के सिद्धांत पर कार्य करता था। जैसे मैंने बताया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। लेकिन ये जो प्रणाली है वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुना जाना, ये फ्रांस के संविधान से मिला है। सबसे फ्रांस के संविधान में इस प्रकार की प्रणाली को अपनाया गया है। अस्थायी अध्यक्ष को संविधान सभा का पहला सबसे बुजुर्ग सदस्य को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना। इसके अलावा 2 उपाध्यक्ष चुने गए, जिसमें एक थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.डी. कृष्णमाचार्य। और अगर समय अवधि की बात करें तो संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन।
और कुछ बुक्स में 19 दिन भी मिलेंगे आपको, 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, ठीक है ना। तो संविधान सभा के दो कार्य, तो संविधान, जैसा कि मैंने बताया था, संविधान सभा दो तरह से काम करनी थी, एक संसद की विधायिका के रूप में और दूसरी संविधान निर्माण की निकाय, संविधान निर्माण निकाय के रूप में। तो जब संविधान निर्माण निकाय के रूप में संविधान सभा कार्य करती थी, तो उस समय उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, वो पीठासीय अध्यक्ष थे। जबकि जब वही संविधान सभा एक विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तो उस समय उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर हो, वो पीठासीय अध्यक्ष होते थे, ठीक है, ठीक है। फिर आता है स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा परिवर्तन। तो संसद के दोहरे कार्य भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा सभापतियों का संप्रभु निकाय बनाओगे, ठीक है। संप्रभु निकाय का मतलब क्या है? संप्रभु मतलब स्वयं प्रभु, यानी ऐसे निकाय जो सर्वोच्च हो और जिसके ऊपर कोई दूसरे निकाय का कंट्रोल ना हो, नियंत्रण ना हो, वो संप्रभु निकाय है। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसका मतलब भारत इंडिपेंडेंट है और भारत किसी दूसरे देश या किसी दूसरी शक्ति के अंडर नियंत्रण में कार्य नहीं, या दूसरे देश के नियंत्रण में कार्य नहीं करता। तो भारत एक संप्रभु निकाय है। तो उस समय की जो संविधान सभा थी या जो संसद थे, वो संप्रभु निकाय के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और सीटों की संख्या की अगर बात करें, तो शुरुआती दौर में 389 सदस्य थे, जबकि भारत के विभाजन के बाद, है ना, विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो। इस 299 सदस्यों में 229 सदस्य निर्वाचित और 70 सदस्य रियासतों के द्वारा नामित किए जाते, ठीक है। 70 सदस्य रियासतों के द्वारा, देशी रियासतों के द्वारा नामित किए गए और 229 सदस्य निर्वाचित, रियासतों के द्वारा नाम, ठीक है। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भारत के संविधान सभा से अलग हो गए। इसका मेन कारण क्या था सदस्यों की संख्या कम होने का, कि पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। तो जो भी सदस्य पाकिस्तान के प्रांत से थे, वो एक अलग हो गए। इस वजह से संविधान सभा का जो स्ट्रेंथ था, उनकी जो संख्या थी, काफी कम हुई, ठीक है। ये सब बेसिकली आपको सूत्रों से 70 सदस्य रहे, ठीक है। तो अगर संविधान सभा के चुनाव की बात करें, 1946 में जो चुनाव हुए, ठीक है, 1946 के चुनाव में अगर हम 1947 के बाद के 299 सदस्यों को अगर डिवाइड करें, तो उसमें से कांग्रेस के 208, जो कांग्रेस के 208 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, और बाकी जो 15 सदस्य थे वे एक अन्य पॉलिटिकल पार्टी या निर्दलीय दूसरे राजनीतिक दलों और या फिर निर्दलीय सदस्य थे। अच्छा, एक और बात, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी, यानी महिला सदस्य कितने? 15। संविधान सभा में महिला जैसे पहली बैठक की अगर मैं बात करूं, तो महिला सदस्य 15 है, महिला सदस्य 15 थे। लेकिन पहली बैठक में कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया? पहली बैठक में कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया? तो 10। पहली बैठक में 10 महिला सदस्यों ने भाग लिया, लेकिन कुल महिला सदस्य संख्या कितनी थी? तो 15 था, ठीक है। हो गया 208, 73, 15, ठीक है। फिर आता है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति संविधान सभा ने अपने कार्यों के संचालन के लिए कई समितियों का निर्माण किया। इन समितियों में सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, जिसमें 7 सदस्य थे
और ये समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में गठित की है। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ। इस समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बनाए गए और 7 अन्य 6 सदस्यों को इसका मतलब अन्य 6 सदस्यों को संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो इन 6 सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, माधवराव अलसानी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहन सादुल्ला और टी कृष्णमाचार्य, ये 6 अन्य सदस्य। हालांकि जो अन्य आखिरी 2 सदस्य यहाँ पे एन माधव राव और टी कृष्णमाचार्य, ये दो सदस्य जैसे बी एन मित्र के स्थान पर आया और दूसरे डी खेतान के स्थान पर सदस्य। ठीक है, और ठीक आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट था संविधान सभा में, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी समितियां बनाई गई, जिसमें से एक था संघ सक्रिय समिति। तो संघ सक्रिय समिति के अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्योंकि प्रांतीय रियासतों को या देसी रियासतों को मिलाने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई। इसके अलावा प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और प्रक्रिया नियम व संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके अलावा कुछ और समितियां भी आती हैं, जैसे मौलिक अधिकार के लिए गठित समिति और मौलिक अधिकार के लिए गठित उप समिति। तो अगर आपको मालूम हो तो ये 2 समितियों के अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया, कौन ये 2 समितियों के अध्यक्ष बने, इनका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन। ठीक है, एक मौलिक अधिकार के लिए समिति और दूसरी मौलिक अधिकार के लिए उप समिति। ठीक है, ये मौलिक अधिकार की उप समिति जो है, कई बार एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन किया गया है, जैसे छत्तीसगढ़ पीएससी में और मध्य प्रदेश की पीएससी में मैंने कई बार इसके ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, तो इस संविधान सभा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखें तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसी प्रकार से 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। और 24 जनवरी 1950 को जब आखिरी बैठक हुई संविधान सभा की, जिसमें लगभग 299 सदस्यों में से आखिरी बैठक कब हुई संविधान सभा की, 24 जनवरी 1950 को लास्ट सेशन आखिरी बैठक हुई। इस आखिरी बैठक में उस समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 299। लेकिन कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर। और इसी आखिरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। ठीक है, फिर आता है समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो संविधान सभा में, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता तो नहीं है, फिर अब एम लक्ष्मीकांत के रूप में ये मेंशन किया गया है, इसलिए इसे देखना जरूरी है। तो हिंदुओं से 163 सदस्य शामिल हुए, मुस्लिम संप्रदाय से 80 सदस्य शामिल हुए, अनुसूचित जाति के 31 सदस्य थे और अनुसूचित जनजाति के 22 सदस्य इस समिति का हिस्सा बने। ठीक है, अच्छा, गांधी जी संविधान सभा की किसी भी समिति या संविधान सभा के सदस्य नहीं हुए। ठीक है,
तो संविधान सभा धर्म और जाति के आधार पर अत्यंत समावेशी थी। गांधी जी को छोड़कर भारत की तत्कालीन सभी बड़ी हस्तियां जैसे पारसी, ईसाई, आंग्ल, भारतीय और महिलाएं, कुल 15 महिलाएं इसमें शामिल थी। ठीक है। हाँ, तो अगर हम संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हम देंगे तो संविधान सभा में प्रतीक के रूप में हाथी को चुना गया। ठीक है। और संवैधानिक सलाहकार जैसा कि मैंने बताया था वीएन राव के। ठीक है। और मूल संविधान के सुलेखक यानी टेलीग्राफर, जिसे ये समझिए कि संविधान की जो प्रति बनाई गई उसने लिखने वाले कौन थे, तो प्रेम बिहारी नारायण राय दादा थे। ठीक है। इसके अलावा इसका सजावट की जिम्मेदारी, मतलब हमारे संविधान के सजावट की जिम्मेदारी नंदलाल बोस और मेयर राम मनोहर सिन्हा को दिया गया। ठीक है। शांति निकेतन के कलाकार थे। अच्छा, शांति निकेतन से मुझे जैसे याद आ रहा है जो बातें, 1922 में शांति निकेतन नामक विश्वविद्यालय बनाया गया, कहाँ, बंगाल में। और ये विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित हुआ? डॉक्टर गुरु गुरु जी से कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय स्थापित कब? 1922। ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की बात करूं कि संविधान सभा से रिलेटेड कुछ अलग अलग नेताओं ने अपने अलग अलग वक्तव्य दिए, तो वो क्या थे, तो उसको नोट डाउन कर लो आप लोग। पहला, तो संविधान सभा भारत की थी और कांग्रेस भारत। ये स्टेटमेंट ग्रेनविल ऑस्टिन का। संविधान सभा भारत की थी संविधान सभा भारत की थी और भारत कांग्रेस, भारत कांग्रेस। ये स्टेटमेंट दिया था ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट आता है महात्मा गांधी का। उन्होंने 1939 में अपने न्यूज़पेपर हरिजन में इसे अपने एक आर्टिकल में मेंशन किया था। तो संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। गांधी जी ने 1939 में अपनी समाचार पत्रिका हरिजन की से लिखा। क्या लिखा था? संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट और देखने को मिलते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है तो बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। तो संविधान एक मसीह की तरह बेजान चीज है। इसमें वे लोग जीवित रुकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं और भारत में केवल कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि। ये वक्तव्य किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। संविधान एक मसीह की तरह बेजान चीज है। इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में केवल कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि।
ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वक्तव्य थे संविधान सभा से रिलेटेड। और संविधान सभा की जो आखिरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो 26 नवंबर 1946 की जो बैठक हुई थी, जिसमें संविधान सभा ने संविधान को अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत किया था, उस दिन राजेंद्र प्रसाद ने ये स्टेटमेंट दिया था। इसके अलावा आइवर जेनिंग्स की भी एक स्टेटमेंट आती है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम आंका। ये अल्पसंख्यक से रिलेटेड था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम आंका था। आइवर जेनिंग्स की ये स्टेटमेंट है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स और इंफॉर्मेशन हो सकते थे, मैंने इस वीडियो में आपके सामने रखा। अगले वीडियो में हम जल्दी संविधान के अगले चैप्टर के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट।